ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर नॉर्मल इंसान और वैम्पायर साथ में रहते हैं। वैम्पायर और इंसान अब एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन वैम्पायर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी रूल्स लगा दिए, जैसे कि वैम्पायर अब किसी इंसान का शिकार नहीं कर सकते। उन्हें खून गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये खून आर्टिफिशियल होगा, लैब में बनाया हुआ, और उन्हें रहने के लिए घर भी गवर्नमेंट देगी, और इसी में वैम्पायर को अपनी जिंदगी गुजारनी है। सारे वैम्पायर भी इंसानों की शर्त के लिए मान गए और धीरे धीरे इंसान और वैम्पायर एक साथ एक सोसाइटी में खुल मिल के रहने लगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान कितने लालची होते हैं। कहानी का अगला सीन हमें इस शहर के सबसे बड़े चोर पाटिशियो के पास लेके जाता है। पाटिशियो अपने 3 साथियों का इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद उसके 3 साथी यानी कि बारदू, उशेला और मार्था वहां पर आते हैं। ये चारों मिलके शहर में चोरियां करते थे और ये चोरियों में काफी मशहूर थे। ऐसी कोई चोरी नहीं है जो इन्होंने आज तक की नहीं है। ये तीनों आज यही सोच के आए कि पाटिशियो एक नई चोरी का प्लान बना रहा है, और ये सोच सही भी थी। पाटिशियो ने एक प्लान तैयार किया था। वो अपने साथियों को बताता है कि इस बार हम जो चोरी करेंगे उसे चोरी करने के बाद हमें जिंदगी भर कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इतने पैसे मिलेंगे, हमारा इतना नाम होगा कि हमें जिंदगी भर कुछ भी करने को जरूरत नहीं है। उसके साथ ही ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पाटिशियो क्या चुराने वाला है, सोना, हीरा या कोई एंटीक आइटम। नहीं, पाटिशियो कहता है कि वो इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं चुराने वाला। तो फिर पाटिशियो क्या चुराएगा? तब वो अपने साथियों को बताता है कि इस बार उसका प्लान खून चुराने का है, वो भी किसी इंसान का नहीं बल्कि वैम्पायर का, वैम्पायर ब्लड। उसके साथी ये सब सुन के हैरान होते हैं कि आखिर पाटिशियो को वैम्पायर ब्लड क्यों चुराना है। तब पाटिशियो उन्हें बताता है कि तुम्हें पता है वैम्पायर्स के अंदर क्या क्या शक्ति होती है? वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती, उनके चेहरे पे कभी रिंकल्स नहीं आती, छुरियां नहीं आती, यहाँ तक कि उन्हें कोई भी बीमारी भी नहीं होती। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनके खून में शक्ति है, ताकत है। सोचो, आज मार्केट में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी अमीर हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को और भी बीमारी है, और वो लोग अपना इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी दवाई मिल जाए जिसके इस्तेमाल करने के बाद वो लोग हमेशा जवान रहे और उनकी सारी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाए, उन्हें कभी भी कोई भी बीमारी ना हो। सोचो, अगर इन लोगों को ऐसी दवाई मिल गई तो ये अमीर लोग कितने पैसे खर्चे करेंगे। मैं इसी सोच के साथ एक डॉक्टर से मिला और वो डॉक्टर भी इसी बात पे रिसर्च कर रहा था, और तब हमने ये फाइनली डिसाइड किया कि वैम्पायर ब्लड में वो ताकत होती है, लेकिन किसी भी आम वैम्पायर के ब्लड में नहीं बल्कि यंग वैम्पायर के ब्लड में, जो कि नया नया वैम्पायर बना है। उसका खून तेजी के साथ बदलता रहता है और उसके खून में इतनी शक्ति होती है कि ऐसी दवाइयां बन सके। हम उसका ब्लड निकालेंगे और उसके बाद हम इस ब्लड को डॉक्टर को ले जाके देंगे और डॉक्टर इसकी दवाई बना के सबको बेचेगा। सोचो हमारे पास कितने पैसे होंगे। पाटिशियो की ये बात उन तीनों को हजम नहीं हो रही कि क्या सच में कोई वैम्पायर ब्लड खरीद सकता है। तब पाटिशियो उन सबको एडवांस पेमेंट दिखाता है। ये पैसे इतने ज्यादा है कि उन्होंने सालों से इतने ज्यादा पैसे देखे नहीं थे। अब वो सारे पाटिशियो के प्लान के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो लोग किस वैम्पायर का ब्लड लेंगे, आखिर कहाँ मिलेगा वो यंग वैम्पायर? पाटिशियो उन तीनों को बताता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि वो यंग वैम्पायर कहाँ मिलेगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक घर में एक वैम्पायर कपल रहता है, जुआन और रोमा। जुआन रात को ब्लड लेने के लिए बाहर निकलता है और रोमा घर में अकेली रहती है। आज तक किसी ने भी रोमा को घर से बाहर नहीं देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यंग वैम्पायर है। हम लोग आज रात उनके घर के पास जाएंगे और जैसे ही जुआन ब्लड लेने के लिए बाहर निकलेगा तो हम लोग घर के अंदर जाएंगे और रोमा को बेहोश करके उसके अंदर से ब्लड निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमें रोमा को मारना नहीं है, क्योंकि अगर रोमा मर गई तो उसका ब्लड कोई काम का नहीं रहेगा। हमें उसके जिंदा रहते हुए ही ब्लड निकालना है, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो सोचो हमें कितना पैसा मिलेगा। वो तीनों पाटिशियो के इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि वैम्पायर से है। पाटिशियो अपने साथियों को समझाता है कि हम अपने साथ सिल्वर यानी कि चांदी लेके चलेंगे। अगर रोमा हम पे हमला करने की कोशिश करेगी तो हम उसे बांध देंगे, और एक बार हमने उसका ब्लड ले लिया तो फिर वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट का रूल तो पता ही है ना, वैम्पायर किसी इंसान का शिकार कर ही नहीं सकते। और उसके बाद हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे और ना रोमा
ना जुआन, कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। पहले तो वो तीनों मना कर रहे हैं, लेकिन पार्टी शो के काफी समझाने के बाद वो तीनों मान जाते हैं। अब वो सब एक खतरनाक मिशन के लिए बाहर जाने वाले हैं। चारों के चारों फाइनली जुआन और रोमा के घर के बाहर पहुंचते हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जुआन बाहर निकले। आधी रात को जुआन ब्लड लेने के लिए बाहर निकलता है और अब ये मौका था कि वो चारों अंदर की तरफ जाएंगे। पार्टीशो अपने सारे साथियों को अपना अपना काम समझा रहा है। वो बरदुआ को कहता है कि तुम थर्ड फ्लोर जाओगे, वहां पर जाके सब कुछ चेक करोगे। घर बहुत बड़ा है और हमें पता नहीं है कि रोमा कहाँ है। वो उशेला से कहता है कि तुम हॉल में जाओगी और मार्था सेकंड फ्लोर पे। तीनों को भी अगर वो मिली तो वो सिग्नल देगा और बाकी सब मुझे सिग्नल देंगे। मैं घर के अंदर आऊंगा और फिर हम चारों मिलके रोमा के शरीर से ब्लड को बाहर निकालेंगे। सब के सब मान जाते हैं, लेकिन बरदुआ को अभी भी बहुत डर लग रहा है। आखिरकार वो इंसान के घर नहीं, वैम्पायर के घर जा रहे थे। कुछ भी हो सकता था। हल्की सी गलती और अंजाम बस एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। बरदुआ अपने साथ चांदी का खंजर लेके जा रहा है, लेकिन पार्टीशो उसे रोक देता है। उसे समझाता है कि तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था कि हमें रोमा को मारना नहीं है, क्योंकि अगर रोमा मर गई तो उसका खून किसी भी काम का नहीं रहेगा और फिर पता नहीं यंग ब्लड कहाँ मिलेगा। बरदुआ अभी भी खंजर देना नहीं चाहता, लेकिन पार्टीशो के काफी समझाने के बाद वो खंजर दे देता है। लेकिन उसके बाद पार्टीशो को खांसी आने लगती है, जबरदस्त तरीके से खांसी। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पार्टीशो की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। वो सबको समझाता है कि उसे कुछ दिन पहले एक एलर्जी हो गई है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सब कोई मान जाते हैं। अब सब के सब अपने अपने काम के लिए जुआन के घर जा रहे हैं। फाइनली वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं और जैसा कि तय हुआ था, बरदुआ थर्ड फ्लोर पे, उशेला हॉल में और मार्था फर्स्ट फ्लोर पे। सब अपना अपना काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं और पार्टीशो बाहर उन तीनों का इंतजार कर रहा है। एक तरफ वैम्पायर्स के घर में चोर की एक टोली घुस चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जुआन ब्लड खरीदने के लिए एक होटल गया, जहां से वो रेगुलर ब्लड लेता था। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वो अपना खून बेचती थी। वो जुआन को बताती है कि मैं वैम्पायर को अपना खून बेचती हूँ और इसके लिए मुझे पैसे काफी अच्छे मिलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपना खून दे सकती हूँ। सोचो, कहाँ ये आर्टिफिशियल खून और कहाँ मेरा ताजा खून। तुम्हें क्या चाहिए? अब जुआन भी तो एक वैम्पायर था ना, वो ताजे खून के लिए मना कैसे कर सकता है? ताजे खून में शक्ति, ताकत, सब कुछ होता है। जुआन उस लड़की से बात कर रहा था और वहां दूसरी तरफ उसके घर में वो तीनों चोरी कर रहे थे। कहानी हमें सबसे पहले बरदुआ के पास लेके जाती है। बरदुआ थर्ड फ्लोर में एक कमरे में जाता है। वहां उसे सोना, चांदी, डायमंड बहुत कुछ मिलता है और वो सब चीजों को चुरा रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया आया है। कौन है वो साया? बरदुआ पीछे पलट के देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि रोमा है। रोमा को देख के बरदुआ डर जाता है। रोमा उसे देखती है, उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें पता नहीं ये किसका घर है? चलो बताओ, कौन हो तुम? बरदुआ डरते डरते उसे बताता है कि मैं यहाँ चोरी करने आया था। रोमा हंसती है और कहती है, तुम्हें सोने चाहिए ना, दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। बरदुआ समझ जाता है कि रोमा के इरादे ठीक नहीं है। वो उसकी तरफ चांदी की चेन फेंकता है, लेकिन रोमा हंसती है और कहती है, ये चेन नकली है। तुम इंसान सिल्वर तक असली नहीं ला सकते ना, अब अंजाम भुगतो। और उसके बाद रोमा बरदुआ को हिप्नोटाइज करती है और फिर धीरे धीरे करके उसका खून पीती है। लेकिन उसका खून पीने के बाद रोमा को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाती है कि तुम्हारा खून घटिया है, यंग वैम्पायर इतना घटिया खून नहीं पीते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम यहीं रहोगे मेरे गुलाम बनके। अब मैंने तुम्हें इन्फेक्टेड कर दिया है। जब मैं तुम्हारे साथियों को मार दूंगी तो तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी और तुम जब बाहर जाओगे तो तुम भी एक वैम्पायर बनोगे। लेकिन तब तक तुम यहाँ आराम करो। बरदुआ रोमा के वश में था तो वो एक कमरे में जाके बंद हो जाता है। अब बारी उर्शेला की है। उर्शेला अपने बॉयफ्रेंड से बात करी कि तुम्हें पता है मैं कहाँ आई हूँ? मैं एक वैम्पायर के घर में चोरी करने के लिए आई हूँ। ये सुन के उसका दोस्त डर जाता है। वो उर्शेला को समझाता है कि वहां से बाहर निकलो, ये कोई इंसान का घर नहीं है कि अगर तुम पकड़ी गई तो तुम पुलिस के पास जाओगी या तुम ज्यादा ज्यादा गिरफ्तार होकर जेल में चली जाओगी। ये वैम्पायर का घर है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो जानती हो ना क्या होगा। लेकिन उर्शेला अपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं सुनती। काफी देर हो गई है, ना उन लोगों को रोमा मिली ना तो कुछ और। इतनी देर होने के बाद पार्टीशो भी अब अंदर की तरफ आ चुका है। पार्टीशो उर्शेला और मार्था के साथ है, लेकिन बरदुआ उन्हें कहीं नहीं दिख रहा। आखिर कहाँ गया वो लोग थर्ड फ्लोर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बरदुआ की जैकेट मिलती है और साथ ही साथ खून के निशान भी।
अब उन्हें शक हो जाता है कि शायद रोमा को पता चल चुका है कि यहाँ पर चोर आए हैं और शायद उसने बर्तुआ को मार दिया है। मार्था को बहुत डर लग रहा है, लेकिन पार्टिशो उन दोनों को समझाता है कि हमें अब भी अपना काम पूरा करना है। वो और उर्शिला हॉल और टेरेस में चेक करने के लिए जाते हैं और मार्था उस कमरे में अकेले है। अब किसकी बारी है? अब बारी उर्शिला की है। उर्शिला छत की तरफ रोमा को ढूंढने की कोशिश कर रही है और रोमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे पुकारती है, उर्शिला तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हो और देखो मैं आ गई हूँ। उसे देख के उर्शिला डर जाती है। वो डर के मारे कांपने लगती है और रोमा हंस रही है। उसे से एक नया ब्लड मिल गया। वो उर्शिला को भी हिप्नोटाइज कर लेती है और फिर उसका सारा खून पी जाती है। उर्शिला का खून काफी अच्छा था तो रोमा उसका पूरा खून पी जाती है और उर्शिला मर जाती है। अब किसकी बारी है? अब बारी है मार्था की। मार्था वहां कमरे में डर रही है। तभी उसे बर्तुआ की आवाज सुनाई देती है, मार्था मार्था कहाँ हो तुम? मार्था भागते हुए अंदर की तरफ जाती है तो वहां बर्तुआ है। मार्था को लगता है कि शायद बर्तुआ जिंदा है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि ये बर्तुआ नहीं बल्कि रोमा है। रोमा को अपने शिकार के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। रोमा मार्था से पूछती है कि अब हम दोनों तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाए तो क्या होगा? बर्तुआ की ये बातें सुन के मार्था को बहुत डर लग रहा है और उसके बाद रोमा अपने असली रूप में आती है। वो मार्था को भी हिप्नोटाइज कर देती है और फिर उसका भी खून पी लेती है। मार्था का खून भी उसे कुछ खास पसंद नहीं आता तो वो मार्था को जिंदा तो छोड़ देती है, लेकिन अब मार्था भी बर्तुआ के साथ एक वैम्पायर बनेगी। अब घर में बचा सिर्फ आखिरी चोर यानी कि पार्टिशो, लेकिन पार्टिशो इन तीनों से बहुत ज्यादा समझदार और चालाक था। अब रोमा पार्टिशो के पास आती है और उसने इस बार मार्था का रूप लिया है। वो उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें वो वैम्पायर मिली? मुझे पता है कि वो कहाँ है, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था पार्टिशो इन सब में सबसे ज्यादा चालाक था। वो समझ जाता है कि ये मार्था नहीं है, क्योंकि मार्था कभी भी वैम्पायर को वैम्पायर नहीं कहती थी बल्कि उन्हें एक पिशाच कहती थी। रोमा ये बात समझ नहीं पाती और पार्टिशो एक चांदी की चेन से रोमा के ऊपर हमला कर देता है। ये चांदी की चेन किस्मत से ओरिजिनल थी और रोमा तड़पने लगती है। वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद पार्टिशो अपना काम करना शुरू करता है। वो रोमा के शरीर से एक एक बूंद ब्लड निकाल रहा है। एक तरफ शायद पार्टिशो अपने काम में कामयाब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ फाइनली जुआन उस लड़की को लेके घर में पहुंच चुका था। लेकिन इतने सालों के बाद एक ताजा ब्लड उसे मिल रहा था, उससे कंट्रोल नहीं होता। वो उस लड़की का सारा खून पी जाता है और वो लड़की मर जाती है। अब जुआन और रोमा के मुंह को ताजा खून लग चुका था। अब उनकी पेट और उनकी भूख ये आर्टिफिशियल खून नहीं मिटा सकता। तभी जुआन को एहसास होता है कि उसके घर में कोई है। वो घर में जाता है, वो चारों तरफ देखता है और तब उसकी मुलाकात बर्तुआ से होती है। वो समझ जाता है कि बर्तुआ की ये हालत रोमा ने की है। वो बर्तुआ से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। बर्तुआ उसे सब कुछ बता देता है। अपनी शक्तियों से जुआन ये महसूस करता है कि मार्था और उर्शिला कुछ भी करने के काबिल नहीं है, लेकिन पार्टिशो रोमा के ऊपर हावी हो रहा है। वो ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पार्टिशो रोमा का सारा खून निकाल चुका है। अब वो यहाँ से जाने वाला है। रोमा उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैम्पायर बना सकती हूँ। सोचो तुम एक अमर जीवन जियोगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकता, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन पार्टिशो ये करने से मना कर रहा है, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद ना वो कुछ खा सकता है ना अपनी जिंदगी जी सकता है। यहाँ तक कि वो सुबह में घर से बाहर निकल भी नहीं सकता। लेकिन रोमा उसे समझाती है कि हम वैम्पायर धीरे धीरे करके अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रहे हैं। अब सूरज की रोशनी हमें तकलीफ नहीं देती। लेकिन पार्टिशो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो वहां से जा रहा है और उसी वक्त वहां पर उआन आ जाता है। रोमा की यह हालत देख के जुआन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो पार्टिशो पे हमला करता है, लेकिन पार्टिशो जुआन को भी इंजर्ड कर देता है और वो वहां से भागता है। जुआन के हमले से पार्टिशो इंजर्ड हो चुका है और उससे बचने के लिए पार्टिशो रोमा का खून पी लेता है, ये सोच के कि वैम्पायर खून तो उसे ठीक कर देगा। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। याद है ना डॉक्टर ने उससे क्या कहा था कि खून मुझे लाके देना, पहले मैं इस खून को ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि इसे डायरेक्ट इंसान पी नहीं सकता और किसी इंसान ने ऐसा किया तो वो मर जाएगा। पार्टिशो ने ऐसा कर दिया। जुआन और रोमा को मालूम था कि पार्टिशो के साथ क्या होगा और अंत में वही होता है, पार्टिशो भी मर जाता है। लेकिन अब क्या? रोमा और जुआन के मुंह में ताजा खून लग चुका था और अब वो आर्टिफिशियल खून नहीं पिएंगे। अब वो फैसला करते हैं कि वो एक बार फिर से इंसानों का शिकार करना शुरू करेंगे और अब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं एक बार फिर से इंसानों का शिकार करने के लिए। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है?
कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।